The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आरजे एकेडमी। माय नेम इज़ रजनीश और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी बेसिक लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। क्योंकि अगर मैं बात करूं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं पोर्शन को देखूँ तो वहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका कोई चैप्टर होता है तो वो होता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्या इसकी एप्लीकेशन होती है लिविंग बींग्स के लिए, तो उसकी बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियली CSIR नेट के लिए, और बात करेंगे किस तरीके से हम लोग इस चैनल के ऊपर अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपको आज समझ आया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी एप्लीकेशंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए कि आखिर क्यों आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ते हो, क्यों आप इतना डिटेल के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ते हो और क्यों आपसे एग्जाम के अंदर ये इतने मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग देख चुके हो कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एग्जाम के अंदर क्या इसका सिलेबस है, कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, और कैसे कैसे इस चैनल के ऊपर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है ये, लेकिन जितना बेसिक ये लेक्चर होगा उतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लेक्चर। क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ज़रूर उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रही होंगी, तभी ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी आपसे एग्जाम के अंदर ये इतना हाई मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की CSIR नेट के अंदर, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12 यूनिट्स दी गई है टोटल। अगर मैं बात करता हूं टोटल यूनिट्स, अगर मैं बात करूं टोटल यूनिट्स आपको एग्जाम के अंदर कितनी दी गई है केमिस्ट्री की, तो आपके पास इन टोटल है 39 यूनिट्स। इस 39 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। 14 यूनिट्स आपके पास किसके अंदर है, फिजिकल में है। 12 यूनिट्स आपके पास किसके अंदर है, आपके पास इनऑर्गेनिक के अंदर है। और वहीं 13 यूनिट्स आपको दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक को दी गई है 13 यूनिट्स, 12 यूनिट्स आपके पास किसकी है, इनऑर्गेनिक की है। और मैं बात करता हूँ फिजिकल की, तो फिजिकल को दी गई है 14 यूनिट्स आपको दी गई है फिजिकल केमिस्ट्री को। जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं, मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ कि आखिर उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स का ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है, और अगर उस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसे आप लोग उसे रिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। अगर आप लोग किसी भी चैप्टर को रिलेट करना सीख गए प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ, तो आपको उस चैप्टर को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आने वाली, साथ साथ आपको उस चैप्टर पढ़ने के अंदर मज़ा भी आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दी गई है 12 यूनिट्स। तो इन 12 यूनिट्स के अंदर से आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये ऑक्यूपाई करती है 2 यूनिट्स, यानी कि 2 यूनिट्स दी गई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, जहाँ पर ट्रांजिशन मेथड आपको अलग से दी गई है। उसके बाद आपको दिया गया है जो लेंथेनाइट सीरीज़ है, एक्टिनाइट सीरीज है, उनके लिए एक अलग से यूनिट आपको दी गई है। तो 2 यूनिट्स को कवर करने वाले हम लोग पूरी कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे कैसे हम लोग उसे पढ़ेंगे चैनल के ऊपर, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, किस पैटर्न से हम लोग आगे चलेंगे, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों की आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमारा आज का नया टॉपिक। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर को आप लोग क्यों पढ़ रहे हो। जब भी मैं कोई नया चैप्टर शुरू करता हूं तो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं कि आखिर इस चैप्टर को आप लोग क्यों पढ़ते हो। हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, मैंने आपको वहाँ बताया कि हम लोग उसे क्यों पढ़ते हैं। थर्मो को स्टार्ट किया, वहाँ बताया मैंने आपको क्यों पढ़ते हैं। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, वहाँ मैंने आपको बताया क्यों पढ़ते हैं। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, वहाँ मैंने बताया आपको क्यों पढ़ते हैं। तो हर चैप्टर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चैप्टर को
क्यों पढ़ते हो। उसी तरीके से मैं बात करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को सिलेबस के अंदर आपको भले ही 2 यूनिट्स दी गई हो, लेकिन अगर आप लोग पिछले 5-6 साल के पेपर को एनालिसिस करोगे, खुद अगर आप उसको बैठ के देखोगे, आप लोग खुद ही देखोगे पिछले 5-6 साल के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वहाँ पर देखोगे कि समथिंग अराउंड 15 से लेकर 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है, अगर आपने उसे अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा है, तभी आप लोग स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर के अंदर से। क्योंकि जनरली आजकल नेट के अंदर वो आपसे MSQ पूछने लगा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और MSQ को सॉल्व करने के लिए इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। MSQ का मतलब ये है कि आप लोगों के मल्टीपल सेलेक्ट आंसर ठीक होते हैं। आप लोगों के पास अगर 4 ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही ठीक होगा, उसमें से एक ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 ठीक हो, 3 ठीक हो। तो आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है और इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो MSQ क्वेश्चन करने के लिए आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके बेसिक्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आप बात करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो पार्ट बी के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट सी के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके पार्ट सी के अंदर आने वाले हैं, तो पार्ट सी के अंदर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे 20, फिजिकल कितने क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे, इनऑर्गेनिक कितने आएंगे 20 आएंगे, और आपके पास ऑर्गेनिक के भी कितने आएंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ दीज 60 क्वेश्चंस आप लोग सिर्फ 25 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्टली खेलना है, किस तरीके से आप लोग इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी चैप्टर की, अगर आप लोगों को 4 मार्क्स के क्वेश्चन उस चैप्टर से पढ़ने हैं, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के अंदर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हो घर बैठकर, आपको वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस तरीके से ही आप लोग प्लानिंग करो। हम इस चैनल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, और फोकस हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे पार्ट सी के अंदर से, उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे कि आप इन 20 के अंदर से 20 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करोगे। मान लीजिए कि आप लोगों से कुछ छोटी मोटी चूक हो गई, आप लोग इन 20 के अंदर से 20 नहीं कर पाए, तो फिर भी हम लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग पूरा कोर्स फॉलो करोगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आप लोग बड़े ईजिली 20 के अंदर से 17 क्वेश्चन, मैं यहाँ पर बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ 17 क्वेश्चन, हमने बहुत इन डेप्थ इन डिटेल के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ा है इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोग पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ोगे, जो नोट्स मैंने आपको दिया उस नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़कर जाओगे, तो सारा पेपर पहली बात तो आपका नोट्स के अंदर से ही आएगा, उस नोट्स के अंदर से ही आपका पेपर आने वाला है। बहुत मेहनत से वो नोट्स बने हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको हर चीज़ को वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया गया है। तो अगर आप लोग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इस चैनल के ऊपर से अच्छे से पढ़ने वाले हो, तो 20 के अंदर से 17 क्वेश्चन मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा तो 17 क्वेश्चन आप लोग मिनिमम अटेम्प्ट कर लोगे 4 मार्कर के अंदर से, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से। दैट मीन्स आप लोग और जहाँ से सिर्फ 8 क्वेश्चन को और यहाँ पर आप अटैम्प्ट कर सकते हो 4 मार्क्स के, इससे ज़्यादा आप लोग अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि जो आपके पास नेक्स्ट 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आप लोग अटैम्प्ट करने वाले हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ तो आप लोग अटैम्प्ट करने वाले हो कोऑर्डिनेशन से, ऑर्गेनोमेटेलिक से, और आप लोग अटैम्प्ट करने वाले हो बायो इनऑर्गेनिक से। क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 4 मार्क्स के अंदर। आपको एक क्वेश्चन तो बायो इनऑर्गेनिक का पक्का देखने को मिलेगा 4 मार्क्स के अंदर। आपको ऑर्गेनोमेटेलिक से और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं 4 मार्कर के अंदर। लेकिन कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक आपसे ज़्यादा रेशियो के अंदर पूछी जाती है, किसके अंदर? 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, पार्ट बी के अंदर आप लोगों को स्कोर करना है। क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि पार्ट सी के अंदर से आप लोग 25 के अंदर से 20 क्वेश्चंस आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लिए 4 मार्क्स के, जिसके अंदर से आप लोगों ने फिजिकल भी पढ़ ली है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन भी पढ़ ली है, आप लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक भी पढ़ ली है, और फिजिकल की आपने पूरी 14 यूनिट्स पढ़ ली है, जो कि आप लोग इस चैनल के ऊपर देख सकते हो। पूरी 14 यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ पर फिजिकल की अच्छे से कवर की है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 20 मार्क्स के यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए। दैट मीन्स आपके 80 मार्क्स पार्ट बी से यहाँ पर आपके स्कोर हो चुके हैं। आप लोगों को इसी तरह ब्रेक करना होगा कि किस पार्ट से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर 120 मार्क्स आप लोग लेकर आ गए हो एग्जाम के अंदर, तो आपका JRF लगभग आपका श्योर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लगभग इतनी ही कट हो जाती है 120 मार्क्स के अराउंड। तो आप लोगों को 40 मार्क्स और चाहिए, 40 मार्क्स आप लोगों को और चाहिए, जिसके लिए आपके पास क्या क्या है, आप लोगों के पास पार्ट ए भी है और आप लोगों के पास क्या है, पार्ट
बी भी है, पार्ट बी भी है। पार्ट बी के अंदर आपसे पूछ जाएगी केमिस्ट्री और पार्ट ए के अंदर आपसे पूछ जाएगी मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोग पार्ट ए के अंदर बहुत इजीली स्कोर कर पा रहे हो, 10 मार्क्स तक आप लोग स्कोर कर पा रहे हो पार्ट ए के अंदर से, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो बच्चे मैथमेटिक्स साइड के हैं वो लोग पार्ट ए के अंदर से 20 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। पार्ट ए की प्रैक्टिस कीजिए, पार्ट ए इतना मुश्किल नहीं आता। आप लोगों को 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आप लोगों को 12th क्लास तक की मेंसुरेशन आनी चाहिए। बेसिकली आपकी जो ज्योमेट्रीज होती हैं, सर्कल, पिरामिड, आपके ट्राइंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटर होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, और थोड़ी बहुत आप लोग प्रैक्टिस करोगे पार्ट ए की, तो आप लोग पार्ट ए के अंदर से भी इजीली स्कोर कर पाओगे 10 to 15 मार्क्स। मान के चल लीजिए आप लोग यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो पार्ट ए के अंदर से, तो आप लोगों का स्कोर हो चुका है 80 + 10 90 मार्क्स। अब आपको चाहिए 30 मार्क्स और, तो ये 30 मार्क्स आपको चाहिए पार्ट बी के अंदर से। तो पार्ट बी के अंदर से कुछ क्वेश्चंस तो फिजिकल के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक के भी आएंगे। तो फिजिकल के जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग अपना फिजिकल फोकस कर रहे हैं पार्ट सी के लिए। मान लीजिए कि पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं फिजिकल के, आप उन्हें नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आपको लेकर चलनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप लोग फिजिकल के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन हाँ, पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल के ऊपर वो आपको करने पड़ेंगे। वो आपको 17 क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट करने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, और 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, एक कोऑर्डिनेशन का, एक बायो इनऑर्गेनिक का और एक ऑर्गेनोमेटेलिक का। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस मान के चल रहा हूँ, लेकिन आपको साथ में ये भी मानकर चल रहा हूँ कि पार्ट बी के अंदर से आप लोग फिजिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे, जबकि फिजिकल के अंदर से भी आप पार्ट बी के अंदर से इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आप लोगों ने पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ा है। तो इन 20 मार्क्स के हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी लेकर चल रहे हैं कि आप लोग चलो मान लीजिए इसको नहीं आप लोग यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हो, तो इन 20 मार्क्स के लिए आप लोग पढ़ने वाले हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। अगर आप लोग देखोगे पार्ट बी के अंदर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपसे 10 मार्क्स की हर साल पूछी जा रही है। आप लोगों से बाय इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के अंदर, आप लोगों की ऑर्गेनोमेटेलिक आ रही है 2 मार्क्स के अंदर, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है, केमिकल बॉन्डिंग जो आप लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ते हुए हो आपकी वो आ रही है, बीएससी की आपकी पीरियोडिसिटी आ रही है। तो वहाँ से भी आप लोग कुछ पोर्शन को कवर कीजिए, वहाँ से भी आप लोग कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी इस चैनल के ऊपर हम लोग पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को भी पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी को भी पढ़ेंगे। जो भी आपका सिलेबस है वो सारे सिलेबस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अब आपको पार्ट बी के अंदर से स्कोर करना है इनऑर्गेनिक के अंदर 30 मार्क्स। आपके पार्ट बी के अंदर कुल आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 70 मार्क्स का आपका पार्ट बी आएगा। आपका टारगेट है कि 70 मार्क्स के अंदर से आप लोग 30 मार्क्स मिनिमम टू मिनिमम लेकर आए पार्ट बी के अंदर से। 80 मार्क्स आप लेकर आए पार्ट बी के अंदर, 30 मार्क्स। पार्ट सी में आप लेकर आए कितने मार्क्स, 80 मार्क्स। तो ये आपके हो जाते हैं 110 मार्क्स। अगर आप लोग पार्ट ए के अंदर से 10 मार्क्स ले आए हो तो आपका 120 मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, और आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप लोगों ने 120 मार्क्स आप लोगों ने एग्जाम के अंदर स्कोर किया तो चलिए आज के चैप्टर की ही बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते हो। किसी भी चैप्टर को आप लोग क्यों पढ़ते हो, अगर आप लोगों को पता हो कि उस चैप्टर की एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए उसकी एप्लीकेशन क्या है, लिविंग बींग्स के लिए उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ आपका ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। हम लोग बस एक बेसिकली एक आइडिया लेंगे, मोटा मोटी बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर से कि क्या इसकी बहुत ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत माइनर जो आपकी एप्लीकेशंस है जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। किसी भी चैप्टर को थोड़ा सा ब्रॉड व्यू के अंदर पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों हम लोग उसे पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आप लोग उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर सको, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस चैप्टर की एप्लीकेशंस क्या होती है। तो लीग से हटकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, यूनिक वे के अंदर हर एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है, मैंने बहुत माइनर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई जिनको आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। तो जैसे ही बात करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आएगा डाई एंड पिगमेंट इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या, जो भी आपके कलर होते हैं, मान लीजिए जो मेरी शर्ट है व्हाइट कलर की है, आप लोगों की शर्ट येलो कलर की होगी, ऑरेंज कलर की होगी, तो जो भी आपके फैब्रिक के अंदर कलर होता है वो कलर आपका कैसे आता है, वो कलर आपका आता है डाइज की हेल्प से। वो आपका डाइज का आपका क्या होता है, बेसिकली डाइज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। तो अगर आप लोग जो भी आप फैब्रिक्स पहनते हो, जो भी आप लोग कपड़े पहनते हो, उनके ऊपर जो कलर होता है वो कलर आप किससे कैसे डालते हो, वो कलर आप डालते हो डाइज की हेल्प से। और डाइज आपका खुद ही क्या है, एक
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो पहली एप्लीकेशन ही बहुत वास्ट है, जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं, जो उसके कलर्स हैं, वो आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हेल्प से ही उसके अंदर कलर्स को डालते हो। उसके बाद पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। आप लोग ज़िगलर नाटा कार्टिलेज को पढ़ते हुए आए हो, आपको पता है कि वो क्या होता है। तो पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मेटलर्जी इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप लोग मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन करते हो, वहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ने वाली है। जब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हेल्प से मेटलर्जी को वहाँ पर प्रोसेस करते हो, कैसे आप लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हो, उन सब चीज़ों की बात भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। फोटोग्राफी के अंदर भी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत वाइडली यूज़ होती है। जो आप लोग फोटोज़ खींचते हो, उसके बाद जब उन फोटोज़ को आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो, वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, आप वहाँ पर भी यूज़ करते हो। तो ये आपकी हो जाती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैंने बस बहुत 3-4 लिखी हुई है, इनके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन इन सभी से आप लोग रिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। फोटोग्राफी आप लोग हर कोई करता है, तो फोटो जो आपको हार्ड कॉपी जो आपको फोटोज़ को मिलती है, जब आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वहाँ पर भी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशंस का। एनालिटिकल के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग एस्टिमेट करते हो कि आपका जो इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, इसके अंदर क्या कॉपर 2+ है, इसके अंदर क्या Mg2+ है। तो जब आप लोग इन आयंस का एस्टिमेशन करते हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। EDTA का आप यूज़ करते हो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की एस्टिमेशन के अंदर। उसी तरीके से आप लोग DMG का यूज़ करते हो निकल 2+ के लिए। उसी तरीके से आप लोग 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का यूज़ करते हो एल्यूमिनियम 3+ के एस्टिमेशन के लिए। तो इन सब आयंस की जो आप एस्टिमेशन करते हो, उनके लिए आप लोग किसका यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। रुबेनिक एसिड का यूज़ करते हो आप लोग कॉपर 2+ के एस्टिमेशन के लिए। तो ये सब आपके पास जो है, ये सब आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको कोई कंपाउंड दे दे और आपसे पूछे कि इसके अंदर कौन से मेटल प्रेजेंट है, तो आप लोग वहाँ पर किसका यूज़ करते हो, आप लोग वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। आप लोग क्लोथ्स पहनते हो, उसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि वहाँ पर जो कलरेशन आ रहा है, वो सारा के सारा कलरेशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही पता चलता है। जो आपके मेटलर्जी है, वहाँ पर भी आप लोग किसका यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हो। जो आपकी पॉलीमर इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। उसके बाद मैंने कहा कि जो आपकी फोटोग्राफी है, यहाँ पर भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। उसके बाद जितने भी आपके पास आयंस होते हैं, कैल्शियम 2+ होता है, कॉपर 2+ होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है, एल्यूमिनियम 3+ होता है, इन सब के एस्टिमेशन के लिए भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिनल एप्लीकेशन। तो मेडिसिन लाइन के अंदर आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर दवाइयों के अंदर इसका यूज़ करते हो। अगर आप लोगों ने MSc कर रखी है फार्मास्यूटिकल्स को लेकर, तो आपको पता होगा कि कितने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने पढ़े हैं कि आप लोगों ने मेडिसिन को प्रिपेयर करते हुए। बेसिकली मैंने जो अपनी MSc की हुई है, मैंने फार्मास्यूटिकल्स के साथ ही अपनी मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो फार्मास्यूटिकल्स ही थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे थे कि किस मेडिसिन के अंदर आप लोगों को कौन कौन से कंपाउंड चाहिए। जो हमारी बेसिक, जो हमारी कैंसर की जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप लोग सिस्प्लेटिन को यूज़ करते हो। किसी भी ट्यूमर के लिए आप लोग सिस्प्लेटिन को यूज़ करते हो। तो सिस्प्लेटिन भी आपका बेसिकली क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चिलेशन थेरेपी जो आपकी होती है, वहाँ पर भी आप लोग क्या यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पर वो दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। चिलेट थेरेपी के अंदर भी आप लोग क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हो। ट्यूमर थेरेपी के लिए भी आप लोग क्या यूज़ करते हो, सिस्प्लेटिन का यूज़ करते हो। और भी बहुत सारी जो मेडिसिन है आप लोग उनका यूज़ करते हो। तो मेडिसिन लाइन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है मेडिकल की लाइन की भी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। इनके अलावा बहुत ज़्यादा जगह पर आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होते हैं मेडिकल लाइन के अंदर। उसके बाद जो आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो तो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। वहाँ पर जो आपके सारे कंपाउंड है वो सारे कैसे ही होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होते हैं। आप लोग स्टार्ट करते हो फॉस्फोराइलिक रिंग से। सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि आपकी फॉस्फोराइलिक रिंग क्या होती है, और वो फॉस्फोराइलिक रिंग खुद ही अपने आप में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बायो इनऑर्गेनिक के अंदर भी आप लोग बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, प्लांट्स कैसे CO2 का इनहेल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपका यूज़ क्या होता है। लीव्स के अंदर जो आपके क्लोरोफिल होते हैं, उसी की हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, उसी की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 इनटेक करते हैं और O2 को बाहर एक्सहेल करते हैं। तो जो आपका एक क्लोरोफिल जिस चीज़ से बना होता है, ये कंपाउंड भी कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड भी कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ही होता है। तो प्लांट्स जो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, हीमोग्लोबिन की हेल्प से।
तो जब आप लोग बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप वहाँ देखोगे कि आपका हीमोग्लोबिन भी तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ही है। तो बेसिकली मैंने शुरू किया था कि आपकी एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, और आप लोगों ने एंड में आते आते कहा कि जो आप लोग ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो इनहेल हम लोग करते हैं हीमोग्लोबिन की हेल्प से। जो आप लोग इनहेल करोगे उसके बाद हीमोग्लोबिन आपको वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, फिर आपका मायोग्लोबिन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर आपको ऑक्सीजन को, आपको हर एक बॉडी के पार्ट्स तक आपके ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन भी और मायोग्लोबिन भी दोनों की दोनों क्या हैं, एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। तो बेसिकली बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोग जी भी नहीं सकते। हमें अगर सांस लेना है, अगर हमें ब्रीथ करना है, तब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन की। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ रही है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, एनटीए वाले जो आपका एग्ज़ाम कर रहे हैं कंडक्ट CSIR नेट JRF का, वो ये सोच कर चलते हैं, वो ये मान कर चलते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ से PhD करेगा उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए वो आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एग्ज़ाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स के अंदर पूछता है। आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और बहुत अच्छे कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ पूरे एग्जाम के अंदर किसी टॉपिक से आते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं। इतनी कंसेप्चुअल आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं आती है, और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 6 महीने तक अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार को आप लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे। लेकिन जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है इसको आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ के पढ़ना होगा। अगर आपने अच्छे से समझी होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने रट्टा मारा होगा, अगर आप लोगों ने कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़े हों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, तो आप लोग एग्जाम के अंदर अब क्वेश्चन नहीं कर सकते CSIR नेट के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो आपके पास पेपर के अंदर आने वाले हैं। पहले का टाइम कुछ और था, 2017 से पहले 2016 से पहले जो आपके पास क्वेश्चंस आते थे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। CFP से क्वेश्चन आ गया, BBT से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर आ गए, तो आप लोग उनको अटैम्प्ट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इन डिटेल इन डेप्थ कोऑर्डिनेशन को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर सको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। बेसिकली हमने अभी तक बात की कि आपकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, हमने बात की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है, हमने बात की एनालिटिकल एप्लीकेशन क्या होती है, हमने बात की मेडिसिनल एप्लीकेशन क्या होती है, और हमने बात की बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या होती है। शुरू किया हम लोगों ने जो हमारे कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का जो कलर होता है वहाँ से हमने बात की, वहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और लास्ट हमने बात की कि जो आप लोग सांस लेते हो, जो आप ब्रीथ इन करते हो, वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। तो बहुत वाइड यूज़ है इसका, इसीलिए आपसे एग्जाम के अंदर ही ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि क्या आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR नेट की, वहाँ पर आपका क्या सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 2 यूनिट दी गई है। पहले में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर आपको बताया हुआ है यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़नी है, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको पढ़ना है। बेसिकली ये सिलेबस कैसे ड्राइव होता है, सिलेबस को भी आप लोग एप्लीकेशन से समझ सकते हो। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन से कि आपका सिलेबस किस तरीके से बना हुआ है। पहली एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी थी, पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और मेन यूज़ यहाँ पर हमारा क्या था कि आपका कलरेशन। तो आप कह रहे थे कि जो आप कलरेशन के अंदर जो आपका कंपाउंड यूज़ होता है वो जनरली आप लोग कैसा यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज़ करते हो। कोई भी कंपाउंड कलर कब देता है, जब उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। जब उसके अंदर कैसे, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर क्या जाता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, जब वहाँ से वो कम बैक करता है उसके बाद आपका कंपाउंड क्या जाता है, कोई भी कलर देता है। तो ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है ये। तो बेसिकली जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने लेवल को छोड़कर दूसरे लेवल के अंदर जाएगा, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप लोगों की डिटेल्स आती है कि कब आपका इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जंप मारा, कब वहाँ से वो वापस निकल कर आया। तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो। तो इसीलिए हमें स्पेक्ट्रो पढ़नी पड़ेगी, किसकी, स्पेक्ट्रो पढ़नी पड़ेगी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ताकि हम लोग कलरेशन को अच्छे से समझ सकें, समझ सकें। दूसरी आपके पास एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, एस्टिमेशन करते हो। तो अगर आप लोगों को एस्टिमेशन करना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कैल्शियम 2+ है या नहीं, तो आप लोग बेसिकली क्या करते हो, उसके अंदर एडिशनल बाहर से कंपाउंड डालोगे और वो उस कैल्शियम 2+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के उस कैल्शियम 2+ को बाहर ले आएगा, अलग कलर दिखाएगा। उस तरीके से आप लोग एस्टिमेट करते हो कि इस कंपाउंड के अंदर आपका कैल्शियम 2+ है या नहीं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, बॉन्डिंग ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप लोगों ने EDTA डाला, इस EDTA आपका Ca2+ के साथ कुछ ना कुछ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद इस Ca2+ को बाहर निकालेगा। फिर आप इसको लैब के अंदर देखोगे क्या इसके अंदर Ca2+ है या नहीं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, बॉन्डिंग को पढ़ रहे हो, बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो। उसके बाद जो आपके पास ट्यूमर थेरेपी होती है, चिलेशन थेरेपी, जहाँ पर आप लोग मेडिसिन के अंदर पढ़ते हो, तो बेसिकली हम लोग मेडिसिन का इंटेक करते हैं और फिर वो मेडिसिन हमारे अलग अलग पार्ट के अंदर जाके बॉन्ड बनाती है। जो आपका मान लो कोई डिसीज अंदर है, कोई वायरस अंदर है, कोई बैक्टीरिया अंदर है, तो उस बैक्टीरिया के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा, उस बैक्टीरिया को फिर बॉडी से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, बॉन्डिंग को ही पढ़ रहे हो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर आपका जो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, वो किस तरीके से आपका ऑक्सीजन को ले रहा है, किस तरीके से ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन स्टोर कर रहा है, कैसे वो वेरियस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली क्या पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हो कि क्या आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कैसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कब उस बॉन्ड को छोड़ रहे हो, कब उस बॉन्ड को वीक बना रहे हो। तो उन सब चीज़ों को आप पढ़ते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो मोटा मोटा सिलेबस आपका क्या हो गया, आपको बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको स्पेक्ट्रो पढ़नी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा और यही सिलेबस आपका लिखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस के अंदर। आप देख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 लाइन के अंदर सिलेबस लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो सिर्फ इस 2 लाइन से तो आप लोग नहीं समझ सकते कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग एक नया सिलेबस बनाएंगे जो हम लोग इस चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे उसकी भी बात करने वाले हैं। उसके बाद ये आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ये आपके पास है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के, जो आपके पास कैसे होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर भी आपको स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रेडॉक्स केमिस्ट्री पढ़नी है एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन पढ़नी है। इसकी बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंथेनाइड पढ़ेंगे, एक्टिनाइड पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो है वो हमारा मेन फोकस है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से इस चैनल के ऊपर हम लोग कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों पार्ट को हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग क्वांटम को पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग थर्मो को पढ़ रहे हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा है, जैसे हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा है, सेम उसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस पूरे कोर्स को फॉलो किया तो आप लोग एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे वो 2 मार्कर क्वेश्चन हो या फिर वो आपका 4 मार्कर क्वेश्चन हो। हमारा टारगेट है कि हम लोग 170 मार्क्स की प्रिपरेशन ऐसी करें कि आप लोग 170 मार्क्स को पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ो और हम लोग 170 मार्क्स का ही अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो इससे ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिक को, फिजिकल को और इनऑर्गेनिक को, तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए। हर एक पार्ट के अंदर से 50 मार्क्स का यहाँ से करो, 50 मार्क्स का यहाँ से करो, 50 मार्क्स का यहाँ से करो। तो बेसिकली आप लोग वहाँ से भी 150 मार्क्स ही कवर कर जा रहे हो और कुछ गारंटी भी नहीं है कि आप लोग 50 मार्क्स का कवर कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने किसी भी ब्रांच को इन डेप्थ नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपकी कोई गारंटी भी नहीं होती उस केस के अंदर कि आप लोग वहाँ पर 50 मार्क्स का अटैम्प्ट कर भी पाओगे। तो आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए किसी एग्जाम में बैठने के बाद वो ये होना चाहिए कि आप जितना स्कोर को, आप जितना भी आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो, आप लोग उसको अटैम्प्ट करने की तैयारी अपनी 100% रखो। तो हम लोग उस एग्जाम के अंदर 170 मार्क्स की केमिस्ट्री को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 170 मार्क्स के लिए आपको चाहिए होती है 22 यूनिट्स। तो 22 यूनिट्स के अंदर की आपकी 14 यूनिट्स तो फिजिकल केमिस्ट्री की है, उसको पूरा पढ़ेंगे और साथ साथ जो आपकी बाकी बच गई यूनिट्स, 10 यूनिट जो आपकी बच गई है वो हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप लोगों के यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया हुआ मैंने सिलेबस को। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है, किस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो पार्ट ए के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की, कि कैसा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म। आखिर ये कंपाउंड फॉर्म क्यों होते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्यों होते हैं आपको पता है, कोवलेंट क्यों होते हैं आपको पता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्यों फॉर्म होते हैं सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड के अंदर आप लोग कहते हो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल ट्रांसफर होता है उसके अंदर। कोवलेंट के अंदर आप कहते हो कि यहाँ पर शेयरिंग होती है। उस तरीके
तरीके से कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं उसके बाद हम लोग फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि आपके ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, कौन कौन से मेटल आप लोग पढ़ने वाले हैं, टिपिकल मेटल क्या होता है, नॉन टिपिकल मेटल क्या होता है, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे लीगेंड्स की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपके पास मेटल्स होते हैं और लीगेंड्स होते हैं। मेटल की बात कर ली, उसके बाद किसकी बात करेंगे, लीगेंड्स की बात करेंगे। और फिर इस लीगेंड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। और जब हम लोग डेंसिटी के बेस के ऊपर लिगेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिगेंड्स को क्लासीफाई करेंगे, वहां पर हम लोग चिलेशन को भी पढ़ लेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी वहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं हसाब कंसेप्ट की। HSAB कंसेप्ट अब क्या है, एसिड बेस एडेक्ट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक तरीके से एसिड बेस एडेक्ट है, तो वहां पर हम थोड़ा बहुत हसाब कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी मेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू होगी, जो कि क्या है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है। अगर आप लोग कहीं से भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो बेसिकली आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से शुरू होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप लोग क्यों इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को पढ़ रहे हो, आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो हर एक चैप्टर का बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर के अंदर शुरू कर दो चैप्टर का पढ़ाना, आपने ये नहीं बताया कि आप उस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किसी भी चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो। आप यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हो, आप आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो कि आप लोगों को जहाँ से पढ़ना शुरू किया वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आए हुए हैं, वाई दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म, इस पार्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, लिगेंड की क्लासिफिकेशन के ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल कौन से टिपिकल होते हैं, कौन से नॉन टिपिकल होते हैं। तो क्वेश्चन तो आपसे वो हर जगह से पूछता है, बस आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो बेसिक हमारी जो केमिस्ट्री शुरू होगी कोऑर्डिनेशन वो हमारी शुरू होगी इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल के ऊपर से। उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, जो आपको पता है कि आखिर वो क्यों बने हैं, कैसे आप लोग उसे क्लासीफाई कर सकते हो, आखिर उसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, उसकी हम लोग जनरल फैक्टर की बात करेंगे। पार्ट ए के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, जनरल फैक्टर्स की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पार्ट ए के अंदर हम लोग इतनी सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट बी को, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डिंग थ्योरीज की ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। आप कह रहे थे कि जो आपकी बॉन्डिंग थ्योरीज है, जो आपका यहाँ पर बॉन्डिंग थ्योरीज है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपकी केमिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि आप लोग जो मेडिसिन आपके पास एप्लीकेशन है, जो आपके पास एनर्जी का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप लोग बॉन्डिंग को ही पढ़ते हो। उसके बाद स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक को किसकी वजह से आपके कंपाउंड क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो कलरेशन का भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो उसको भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट बी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहली थ्योरी को, जो आपके पास क्या है, वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, और वैलेंस बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बेसिक फीचर्स या फिर उसकी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है। बेसिक फीचर को आप बोल सकते हो कि पोस्टुलेट, यानी कि किस किस फीचर के ऊपर आपकी वीबीटी खड़ी हुई है, किस किस फीचर्स को आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मान रही है, कि आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कब कब एप्लीकेबल होती है, बेसिकली उसके पोस्टुलेट क्या क्या है। आप लोग उसको पढ़ोगे, फिर उसके एप्लीकेशन को देखोगे, फिर आप लोग उसके ड्रॉबैक को देखोगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेम उसी तरीके से हम लोग पहले इसके बेसिक फीचर देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कैसी होती है इन डिफरेंट ज्योमेट्री। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपकी स्प्लिटिंग कैसी होती है डी ऑर्बिटल की, आपकी टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इन डिफरेंट सिमेट्री आपकी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है और वो स्प्लिटिंग क्यों होती है, उसकी भी हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं CFSE क्या होती है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल के लिए हो, और पेयरिंग एनर्जी आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग JTD को पढ़ेंगे, जॉन टेलर डिस्टोर्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। स्टैटिक और डायनामिक आपका डिस्टोर्शन क्या होता है, उसकी भी हम लोग वहीं पर ही बात कर लेंगे। इन सब चीज़ों की बात करेंगे जब हम लोग JTD को पढ़ेंगे। डिटेल के अंदर इसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग इस चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टेड CFT और MOT को भी हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। आपके सिग्मा बॉन्डिंग MOT क्या होती है, पाई बॉन्डिंग MOT क्या होती है, किस तरीके से आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं, उस चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, हमें टर्म सिंबल पढ़ना है, मूलिकन सिंबल पढ़ना है, सिलेक्शन रूल पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन रूल क्या होता है टर्म सिंबल के लिए, सिलेक्शन रूल क्या होता है मूलिकन सिंबल के लिए। तो उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। सिलेक्शन रूल ऑफ स्पेक्ट्रा को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम को पढ़ेंगे, TS डायग्राम को पढ़ेंगे, रका पैरामीटर को पढ़ेंगे और नेफेलोजिक इफेक्ट को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट
बी के अंदर, और साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेंगे पार्ट बी के अंदर ही, जहाँ पर हम लोग फेरामैग्नेटिज्म को देखेंगे, पैरामैग्नेटिज्म को देखेंगे, डायमैग्नेटिज्म को देखेंगे, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, आपका जो स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट के टावर, जो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके अंदर से आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उन सब चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। फिर बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, कि टेम्परेचर को चेंज करने से आपका मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर क्या क्या चेंज आएगा। तो ये सब लोग हम कवर करने वाले हैं, सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट बी के अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सी को, जहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन के अंदर देखा था कि कैसे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को टेक करता है, फिर आपका मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, किस तरीके से आपका वेरियस पार्ट के अंदर वो आपके ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो बेसिकली पढ़ना पड़ता है रिएक्शन मैकेनिज्म को। वहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, डिसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आई आपका क्या होगा, आई डी आपका क्या होगा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरवेंट बोलते हो। उसके बाद आप लोग पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है स्क्वायर प्लेनर के अंदर, जहां पर आप लोग क्या पढ़ते हो, ट्रांस इफेक्ट को पढ़ते हो। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आउटर स्फीयर क्या होता है और इनर स्फीयर रिएक्शन आपके पास क्या होती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म क्या होता है और इनर स्फीयर मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस को देखोगे कि तो सिर्फ 2 ही लाइन के अंदर आपको सिलेबस दिया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया गया है स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरीज, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसी सिलेबस को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट के हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्या आपका स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कैसे आपके कंपाउंड बनते हैं, क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, उस सब चीज़ों की बात करेंगे पार्ट ए के अंदर। फिर मैंने पार्ट बी के अंदर डिवाइड किया हुआ है बॉन्डिंग थ्योरीज एंड स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो आपका पोर्शन है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं किसके अंदर, पार्ट बी के अंदर हम लोग इस पार्ट की बात करेंगे। और पार्ट सी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है कि क्या क्या हम लोग इस चैनल के ऊपर पढ़ने वाले हैं। मैं बात करता हूं कितने लेक्चर्स आने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, तो मेरे हिसाब से समथिंग अराउंड आपको देखने को मिल जाएंगे 50 to 60 लेक्चर्स आपके पूरे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से देखे, लेक्चर सीरीज को आपने पूरा फॉलो किया, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग यहां पर कंपटीशन नहीं कर रहे हैं बाकी यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो पेपर के अंदर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ इन डिटेल हर एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे आपको किसी भी कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो कंपटीशन हमारा जो है वो किसके साथ है, कोचिंग सेंटर्स के साथ है। अब बात रही कि कैसे आपके डाउट क्लियर होंगे, कैसे आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, कैसे आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर है और सारी चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपके सारे डाउट भी सॉल्व होंगे। बस थोड़ा वेट कीजिए, आप लोगों के सब कुछ चीज़ें आने वाली है, तो आपके डाउट भी सारे क्लियर होंगे, आपके लिए असाइनमेंट्स भी आएंगे, आपके लिए डीपीपी भी आएंगी, आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा हर एक चैप्टर के अंदर। अभी हम लोग थर्मो कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही आपका थर्मो कंप्लीट होगा मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा 400 क्वेश्चन का, जहां पर आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करना है। तो बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं उसकी बात की है हमने आज की क्लास के अंदर। बुक्स की बात करें कौन सी बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हो, तो बुक आप लोग कोई भी यहाँ से पढ़ सकते हो। आप लोग कोई भी बुक पढ़ सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिया गया हो। यहाँ पर जो मैं नोट्स बनाकर बैठा हूँ उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे बुक्स को वहाँ पर यूज़ किया है, हर एक टॉपिक के अलग बुक को उठाए। लेकिन आप लोग जो आपका मन करे आप लोग उन बुक्स को पढ़ सकते हो, पूरी शर्मा पढ़ सकते हो, बठाने आप लोग कोई भी बुक पढ़ सकते हो जो इसके अंदर भी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दी गई हो आपके सिलेबस के हिसाब से। तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, लेकिन आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कब आपका लेक्चर आ रहा है कोऑर्डिनेशन का, कब आपका लेक्चर आ रहा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कब आपका लेक्चर आ रहा है किसी भी टॉपिक का। तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप लोगों के पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं जो भी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगी तो प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट भी ज़रूर छोड़कर जाइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।